आरपीएससी व्याख्याता स्कूल व्याख्याता के प्रथम प्रश्न पत्र के सिलेबस की प्रथम इकाई 1857 की क्रांति के जो सत्र अपने चल रहे हैं उनमें हमने पिछले सत्र में लखनऊ जो अवध की राजधानी के रूप में प्रसिद्ध रहा है उसकी जानकारी प्राप्त कर ली थी, शुरुआत कर दी थी। उसी बात को मैं आज दोबारा आगे बढ़ा रहा हूं। तो लखनऊ या अवध की हम अपनी बात को आगे बढ़ा रहे थे। लखनऊ जो असल में अवध की राजधानी के रूप में प्रसिद्ध रही है, क्योंकि हम लोगों ने जो देखा था वो ये था लास्ट सत्र तक कि यहाँ पर लखनऊ की यदि पृष्ठभूमि की बात की जाए तो 13 फरवरी 1856 को लॉर्ड डलहौजी के द्वारा इस रियासत का विलय कर लिया गया था। ठीक है साहब। और जो यहाँ का अंतिम नवाब था उसका नाम था नवाब वाजिद अली शाह। क्योंकि नवाब वाजिद अली शाह को गिरफ्तार करके अंग्रेजों के द्वारा कलकत्ता भेज दिया गया था और अवध का विलय कर लिया गया था, क्योंकि अवध के अंदर उस समय 70,000 सैनिक अकेले अवध से EIC में भर्ती हुआ करते थे। तो आप आइडिया लगाइएगा, क्योंकि अवध को इसीलिए बंगाल सेना की नर्सरी, यही वजह है कि अवध को हमने बंगाल सेना की नर्सरी के नाम से भी जाना है, उस नाम से भी हमने पुकारा है। तो एक बड़ा आक्रोश था अवध के अंदर सभी वर्गों में। तो वाजिद अली शाह जो असल में इनकी जो बेगम थी हजरत महल, जो महक परी के नाम से प्रसिद्ध थी, जानी जाती थी, उन्होंने यहाँ पर क्रांति का नेतृत्व किया था। और इन्हें जो वाजिद अली शाह है, इन्हें एक उपनाम से और पुकारा जाता था और इनका उपनाम था, याद रखना, अख्तर पिया। बेहद इंपॉर्टेंट है, अख्तर पिया। तो वाजिद अली शाह की जो बीवी थी, की जो बेगम थी, बेगम हजरत महल, हम लोग देख चुके हैं कि बेगम हजरत महल को महक परी के उपनाम से अधिक जाना जाता था। और इसी संदर्भ में मैंने पिछले सत्र में भी आपको कहा था, यहाँ पुनः स्पष्ट कर रहा हूं, नोट डाल के आप लोग देख लीजिएगा। बड़ा ही महत्वपूर्ण तथ्य है कि जो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई थी वो महल परी के नाम से प्रसिद्ध थी। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, याद रखिएगा, इन्हें जाना गया है महल परी के नाम से। क्योंकि लखनऊ का जब विलय हो, मतलब अवध का जब विलय हो गया, तो यहाँ के असंतुष्ट वर्गों का नेतृत्व बेगम हजरत महल के द्वारा किया गया था। यद्यपि अवध के अंदर क्रांति का आरंभ 10 मई 1857 को हो गया था, लेकिन बेगम हजरत महल ने 4 जून 1857 को नेतृत्व संभाला। 10 मई के बाद, याद रखना, 4 जून 1857 को बेगम हजरत महल ने यहाँ पर नेतृत्व संभाला। और सबसे बड़ी बात यह है बेगम हजरत महल की, तो उन्होंने अपने अल्पवयस्क पुत्र वली बिरजिस कादिर के नाम से यहाँ पर शासन चलाया, उसे नवाब घोषित करते हुए। और वो मर्दाना भेष में हाथी पर सवार होकर विद्रोहियों का नेतृत्व करती थी बेगम हजरत महल। तो बेगम हजरत महल ने अपने
अल्पवयस्क पुत्र बिरजिस कादिर, याद रखिएगा बेहद महत्वपूर्ण है, इसको अवध का नवाब घोषित कर दिया था। क्लियर? बिरजिस कादिर। और यहां पर शासन के कुछ कुशल संचालन के लिए बेगम हजरत महल ने 5 सदस्यों की एक कमेटी का गठन किया था, जिसमें रघुनाथ सिंह, उमराव सिंह, याद रखिएगा, इमदाद हुसैन, दरोगा वाजिद अली एवं मम्मू खान सरफुद्दौला शामिल थे। तो शासन के कुशल संचालन के लिए अवध की बात चल रही है अपनी, याद रखिएगा। शासन के कुशल संचालन के लिए इससे पहले हमने देखा था कि दिल्ली में बख्त खान की अध्यक्षता में 6 सैनिक और 4 नागरिक सदस्यों वाली एक सैन्य समिति या प्रशासनिक समिति का गठन किया गया था। तो शासन के कुशल संचालन हेतु याद रखिएगा 5 सदस्यों वाली एक प्रशासनिक समिति का यहां पर गठन किया गया था। याद रखिएगा, एक प्रशासनिक समिति का यहां पर गठन किया गया था और इस प्रशासनिक समिति के अंदर 5 लोगों में दरोगा वाजिद अली, रघुनाथ सिंह, सरफुद्दौला मम्मू खान, उमराव सिंह मम्मू खान, ये काफी महत्वपूर्ण नाम है। रघुनाथ सिंह, उमराव सिंह, इमदाद हुसैन, एवं 5वां अंतिम सदस्य याद रखिएगा उमराव सिंह। कुल 5 सदस्यों की एक प्रशासनिक समिति का यहां गठन किया था और बेगम हजरत महल ने जान माल और कई प्रकार की सुरक्षा का आश्वासन अवध की जनता को दिया। अब फिर महत्वपूर्ण बात है, जैसा मैंने कहा कि 70,000 सैनिक थे, तो हालांकि पिछले 70 तक मैं बता चुका हूं, एक तरह से रिपीटेशन ही है, लेकिन कोई बात नहीं, चीजें जितनी बार रिपीट होती हैं, और यहाँ चूंकि पैसा नहीं लग रहा। 1857 की क्रांति में, 1857 के गदर में भाग लेने वाले सर्वाधिक सैनिकों की संख्या, भाग लेने वाले सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या याद रखना अवध से थी। सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या अवध से ही थी। ये अपने आप में ही काफी महत्वपूर्ण है। अब जो मैंने कहा, देखो यहाँ पर एक बड़ा प्रसिद्ध युद्ध लड़ा जाता है, क्योंकि हेनरी लॉरेंस को डलहौजी ने 1856 में जब इसका विलय कर दिया था वाजिद अली शाह का हटाकर, तो हेनरी लॉरेंस को यहाँ पर चीफ कमिश्नर बनाया था। बरकत अहमद अली और अहमदुल्ला खान, इन दोनों ने चिल्हट युद्ध में हेनरी लॉरेंस को परास्त किया था। तो यहाँ पर एक प्रसिद्ध युद्ध लड़ा जाता है, याद रखिएगा, चिल्हट युद्ध। और इस युद्ध में हेनरी लॉरेंस परास्त हुआ था, बरकत अहमद अली खान और अहमदुल्ला खान। बरकत अहमद अली खान प्लस अहमदुल्ला खान, इन दोनों की संयुक्त सेना ने मिलकर हेनरी लॉरेंस को परास्त किया था। कहां पर? चिल्हट युद्ध में, अवध की संग्राम के दौरान।
बाद में नवंबर 1857 में जब एचिंसन की जगह नया मुख्यमंत्री सर कॉलिन कैंपबेल को नियुक्त कर दिया गया था, इसको इंग्लैंड से भेजा गया था। आप जानते हो उससे पहले 72 जब क्रांति बिल्कुल आरंभ हुई थी, तब लगभग 74 या 73 वर्ष का एचिंसन कमांडर इन चीफ सेनापति था। तो कॉलिन कैंपबेल ने नवंबर 1857 में गोरखा रेजिमेंट के अध्यक्ष कमांडर सेनापति जंग बहादुर की सहायता से प्रवेश किया अवध में, और हैवलॉक और आउटरम जैसे लोग जो कि रेजिडेंसी में बंदी बना लिए गए थे बागियों के द्वारा, विद्रोहियों के द्वारा, उन्हें मुक्त करवाया था हैवलॉक एवं जनरल आउटरम। क्लियर है? आप लोग जानते हो स्लीमैन और आउटरम की रिपोर्ट के आधार पर ही डलहौजी ने कुशासन का आरोप लगाते हुए 13 फरवरी 1856 में अवध का विलय कर लिया था। तो यहां पर नवंबर 1857 में सर कॉलिन कैंपबेल ये काफी महत्वपूर्ण है। सर कॉलिन कैंपबेल याद रखिएगा, एचिंसन के बाद नियुक्त ब्रिटिश सेनापति। एचिंसन के बाद भारत में ईआईसी का सेना प्रमुख था सर कॉलिन कैंपबेल। तो नवंबर 1857 में सर कॉलिन कैंपबेल और गोरखा रेजिमेंट के जो कमांडर इन चीफ थे सेनापति जंग बहादुर, याद रखिएगा, सेनापति जंग बहादुर गोरखा रेजिमेंट, ये अवध पहुंचे क्योंकि अवध से जानकारी मिल रही थी हेनरी लॉरेंस परास्त हो चुका था और बागियों ने अवध पर नियंत्रण स्थापित करते हुए हैवलॉक और जनरल आउटरम को रेजिडेंसी में बंदी बना लिया था। तो नवंबर 1857 में जब ये सेना पहुंची अवध के अंदर, तो कैंपबेल एवं जो सेनापति जंग बहादुर था गोरखा रेजिमेंट का, ने हैवलॉक और आउटरम को बागियों से मुक्त करवाया। हैवलॉक एवं जनरल आउटरम को बागियों के शिकंजे से मुक्त करवाया। याद रखिएगा, बागियों के शिकंजे से मुक्त करवाया था किसने? कैंपबेल एवं जंग बहादुर ने। ये महत्वपूर्ण तथ्य है काफी ज्यादा। और फिर बेगम हजरत महल धीरे धीरे अवध पर पुनः ईआईसी का नियंत्रण स्थापित होता चला गया, यद्यपि इसमें चीफ कमिश्नर जो हेनरी लॉरेंस था वो मारा गया था। याद रखिएगा, अवध का चीफ कमिश्नर हेनरी लॉरेंस को बचाया नहीं जा पाया था, वो मारा गया था। सर हेनरी लॉरेंस मारा गया, हैवलॉक और आउटरम की जान बचा ली गई थी। क्लियर? और इसके पश्चात फिर एक एक समाचार पत्र था द रिलीफ ऑफ लखनऊ। ये चित्र था असल में द रिलीफ ऑफ लखनऊ, और इस चित्र को बनाया था थॉमस जॉन्स बार्कर ने। उसके अंदर उस चित्र के द्वारा यह दिखाया गया था कि जश्न मना रहे हैं हैवलॉक
कैंपबेल और आउट्रम जश्न, मतलब ब्रिटिशर्स जश्न मना रहे हैं और ये तीनों के तीनों यहाँ पर खड़े हुए हैं। तो यूँ समझ लीजिएगा कि 1857 के गदर के साधनों के रूप में, सोर्सेस के रूप में काफ़ी उपन्यास लिखे गए, समाचार पत्रों में काफ़ी लेख लिखे गए, काफ़ी चित्र भी बनाए गए थे। द रिलीफ ऑफ लखनऊ, याद रखिएगा, थॉमस जॉन्स बार्कर का प्रसिद्ध चित्र है 1859 का। लॉरेंस मारा गया था, तो एक इस घटनाक्रम का प्रसिद्ध चित्रण याद रखिएगा, दी रिलीफ ऑफ लखनऊ, ये 1859 का प्रसिद्ध पेंटिंग है, 1859 का। थॉमस जॉन्स बार्कर का ये चित्र है, याद रखना। इसका जो चित्रकार है इस चित्र का, वो है थॉमस जॉन्स बार्कर। क्लियर? और इसके अंदर क्या, इस चित्र में क्या दिखाया गया है, याद रखिएगा, अंग्रेजों का अवध विजय का जश्न मनाते हुए चित्रण है। और इस चित्र में स्टैंडिंग पोजीशन में खड़े हुए, उसके अंदर सर कॉलिन, क्योंकि हेनरी लॉरेंस तो मारा गया था, सर कॉलिन कैंपबेल, हैवलॉक एवं आपके आउट्रम, जनरल आउट्रम इस चित्र में खड़े हुए चित्रित किए गए हैं। और तमाम जो अंग्रेज सिपाही हैं, बाकी लोग हैं, वो जश्न मना रहे हैं। बेगम हजरत महल ने 1859 तक, याद रखिएगा इस चीज को, गुरिल्ला युद्ध पद्धति से कोशिश की थी कि वो छद्म युद्ध अंग्रेजों के विरुद्ध, ईआईसी के विरुद्ध जारी रखे, लेकिन अंत में उसे भी नेपाल भेज दिया गया। और कॉलिन कैंपबेल के द्वारा मार्च 1858 होते होते यहाँ पर फाइनली नियंत्रण स्थापित कर दिया गया था। तो अवध के अंदर क्रांति का यदि मैं अंत करूं, तो मार्च 1858 में इसके द्वारा जो ब्रिटिश कमांडर इन चीफ था कॉलिन कैंपबेल, अब आप आइडिया लगाइएगा, कैंपबेल या पूरी आर्मी के चीफ का अवध आने का आप तात्पर्य निकाल सकते हैं कि ईआईसी के दृष्टिकोण से अवध कितना महत्वपूर्ण था, अवध पर नियंत्रण स्थापित करना कितना महत्वपूर्ण था। और मार्च 1858 तक ये सर कॉलिन कैंपबेल का यहाँ पर नियंत्रण स्थापित हो गया एवं बेगम हजरत महल सुरक्षित। बेगम हजरत महल ने यद्यपि गुरिल्ला युद्ध पद्धति से युद्ध जारी रखा, लेकिन वो सुरक्षित नेपाल निकाल दी गई थी। जो नेपाल गए हैं उनमें मंदसौर का शहजादा फिरोज शाह, इसके अलावा तात्या टोपे, नाना साहब, कुल 4 लोग, नाना साहब और बेगम हजरत महल। क्लियर? कौन कौन हो गए? बेगम हजरत महल हो गई, नाना साहब हो गए, तात्या टोपे हो गए 3, और चौथे मंदसौर के शहजादा फिरोज शाह, मुगल शहजादा। ये 4 लोग को यहाँ से, भारत से, इनको सेफ पैसेज दे दिया गया था, पाथ दे दिया गया था नेपाल के लिए। क्लियर है? यहाँ तक की बात आपको समझ में आ गई है कि अवध के अंदर विद्रोह का जो अंत हुआ, अवध में अंग्रेजों का जो नियंत्रण स्थापित हुआ, वो मार्च 1858 में, याद रखिएगा, सर कॉलिन कैंपबेल के द्वारा यहाँ पर स्थापित हुआ था। अब मैं आपके सामने जो अगला केंद्र है इस विद्रोह का, वो लेने जा रहा हूं, और ये केंद्र अपना प्रसिद्ध झांसी। क्लियर है? याद रखिएगा, फर्रुखाबाद के नवाब के महल में रानी लक्ष्मीबाई का कलात्मक चित्रण है। ये इंपॉर्टेंट बात मैं आपके सामने सबसे पहले आपके सामने रख दूं। फर्रुखाबाद
के नवाब के महल में रानी लक्ष्मीबाई का चित्र बना हुआ है। रानी लक्ष्मीबाई जिन्हें कि महल परी के रूप में भी जाना गया है, जबकि अभी हमने देखा था कि महक परी के रूप में जाना गया है लखनऊ के अंतिम नवाब बेगम हजरत महल की जो नवाब वाजिद अली शाह की जो बीवी थी बेगम हजरत महल, उन्हें महक परी के रूप में जाना गया। अब एक महत्वपूर्ण तथ्य मैं आपको बतला दूं। देखो, इनका जो विवाह था लक्ष्मीबाई का, ये दामोदर राव के साथ, झांसी के नरेश दामोदर राव के साथ हुआ था। झांसी जिससे हड़प लिया गया था लॉर्ड डलहौजी ने। इनको पुत्र प्राप्त हुआ था, क्या नाम है, लक्ष्मीबाई और दामोदर राव को। लेकिन कहते हैं कि ब्रिटिश पीए के द्वारा जहर देकर मार दिया गया था उस बच्चे को, गंगाधर को। बाद में जब इन्होंने एक दत्तक पुत्र लिया तो डलहौजी ने अपनी गोद निषेध नीति के तहत उस दत्तक पुत्र को भी उत्तराधिकारी मानने से साफ मना कर दिया। बाद में डलहौजी ने दामोदर राव तक को झांसी का उत्तराधिकारी नहीं माना और फाइनली जो इनके संबंध थे वो बिगड़ते चले गए। यद्यपि लक्ष्मीबाई ने कोशिश करी लॉर्ड डलहौजी के साथ किसी भी प्रकार का समझौता हो जाए और टकराव की स्थिति नहीं आए। यदि डलहौजी लक्ष्मीबाई की बात को मान लेता तो निश्चित तौर पर हम झांसी को ईआईसी के प्रमुख सहयोगी के रूप में उसी प्रकार से पढ़ रहे होते जिस प्रकार से हमने सिंधिया फैमिली को देखा है। लक्ष्मीबाई के द्वारा डलहौजी को जो पत्र लिखे गए वो लंदन की ब्रिटिश लाइब्रेरी में हमें आज भी प्राप्त होते हैं। झांसी के अंदर क्रांति का जो आरंभ हुआ था वो 4 जून या 5 जून 1857 को हुआ था, जिस दिन 12वीं इन्फेंट्री के हवलदार गुरुबख्श सिंह ने किले के सरकारी खजाने पर अधिकार स्थापित कर लिया था। तो झांसी में जो क्रांति का आरंभ हो रहा है वो हो रहा है 4 जून या 5 जून 1857 को। इस दिन 12वीं झांसी में 12वीं नेटिव इन्फेंट्री के हवलदार गुरुबख्श सिंह ने किले पर अधिकार करके सरकारी खजाना लूट लिया था, मतलब उस पर अधिकार कर लिया था, ने सरकारी खजाना लूट लिया था। स्वाभाविक है इसका पूरा दारोमदार किस पर जाएगा, लक्ष्मीबाई पर जाएगा और लक्ष्मीबाई को इसके लिए जिम्मेदार माना जाएगा। फिलहाल मैं जीवन परिचय आप लोगों को दे दूं लक्ष्मीबाई का। क्योंकि ये भी अक्सर प्रश्न के रूप में हमारे सामने आ ही जाता है। लक्ष्मीबाई का जो मूल नाम है वो है मणिकर्णिका। मूल नाम मणिकर्णिका अथवा मनु भी इन्हें कहा गया। इनका जन्म काशी वाराणसी के भदेनी नामक गांव में हुआ था 1828 से 1835, 19 नवंबर कई लोग कहते हैं। इनके माता पिता मराठा थे। पिता थे इनके मोरोपंत तांबे और माता थी इनकी भागीरथ बाई। तो आपका जो जन्म हुआ है वो हुआ है भदेही गांव में, जो कहां पर है, वाराणसी में। और ये जन्म हुआ है 19 नवंबर, याद रखना ये महत्वपूर्ण है, 1828 या 35 में। इनके जो पिता थे, माता पिता थे, दोनों मराठे थे, मोरोपंत तांबे और भागीरथी बाई।
पिता थे आपके मोरोपंत तांबे, माता थी आपकी भागीरथी बाई। ठीक है साहब, जन्म आपका जो बचपन का नाम है वो है आपका मणिकर्णिका। अच्छा, झांसी नरेश गंगाधर राव के साथ आपका विवाह हुआ था, आपको पुत्र प्राप्त हुआ था गंगाधर, नहीं यार मैं, इनका विवाह झांसी नरेश गंगाधर राव के साथ हुआ था, राइट, सॉरी, दामोदर राव नहीं, गंगाधर राव के साथ। और जब ये विधवा हो गई थी तो फिर बाद में इन्होंने दामोदर राव नामक पुत्र को गद्दी पर दत्तक लिया था। मैंने शायद अभी थोड़ा सा उल्टा बोला, माफ करिएगा इस चीज के लिए। क्योंकि डलहौजी का नियम था कि गोद निषेध नीति के तहत हम जो बायोलॉजिकल आपकी जो संतान नहीं है उसके अलावा हम स्वीकार नहीं करेंगे उसे, और हमें अधिकार होगा कि हम उस रियासत को विलय कर लें, उस रियासत को हम हड़प लें। तो झांसी नरेश, आगे देखिएगा, आपका विवाह संपन्न हुआ झांसी नरेश गंगाधर राव के द्वारा। संतान उत्पन्न हुई थी क्योंकि उसे बचपन में ही अंग्रेजों ने एक षड्यंत्र के तहत मार दिया था, इस तरह के तथ्य में प्राप्त होते हैं। और बाद में जब आपने एक पुत्र को दत्तक लिया, याद रखिएगा दामोदर राव को, उसे फिर डलहौजी ने गोद निषेध के तहत मानने से इनकार कर दिया। आगे देखते हैं, तो आपका जो दत्तक लिया हुआ पुत्र था, दत्तक पुत्र है आपका दामोदर राव, याद रखना, बेहद इंपॉर्टेंट बात है। दामोदर राव, अब इस दामोदर राव को होता क्या है कि डलहौजी गोद निषेध नियम के तहत, याद रखिएगा, गोद निषेध नियम के तहत झांसी का भावी उत्तराधिकारी नहीं मानता है। तो स्पष्ट है कि झांसी और ईआईसी के मध्य टकराव की स्थिति स्पष्ट तौर पर हमारे सामने खड़ी हो जाती है। हम देखते हैं इस चीज को, दत्तक पुत्र के अधिकार को पूरी तौर पर नकार दिया गया गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। यह बात याद रखना कि जो नाना साहिब थे वो लक्ष्मीबाई को छबीली बहन के नाम से पुकारते थे। इंपॉर्टेंट बात है, काफी इंपॉर्टेंट है। नाना साहिब लक्ष्मीबाई को छबीली बहन पुकारते थे। अब एक और देखो, मतलब इस जमाने का सोशल फैब्रिक किस प्रकार था, टेक्सचर किस प्रकार का था। इनके एक मुंह बोले भाई थे लक्ष्मीबाई के, नाना साहब के अलावा। नाना साहब ने तो इन्हें बिल्कुल बहन भाई के रूप में प्यार किया। बांदा स्टेट के नवाब अली बहादुर द्वितीय लक्ष्मीबाई के मुंह बोले भाई थे। बांदा जो रियासत थी उस जमाने में, अली बहादुर सेकंड। मुंह बोला भाई, बांदा नवाब अली बहादुर सेकंड, इनके
ये वही सज्जन है अली बहादुर द्वितीय जिन्होंने लक्ष्मीबाई का अंतिम समय तक साथ दिया था। और आपको सुनकर आश्चर्य होगा, जो बिल्कुल एक युद्ध के दौरान जब आप घायल हो गए थे, तो लक्ष्मीबाई ने इन्हीं अपने मुंह बोले भाई मुस्लिम अली बहादुर द्वितीय को कहा था कि तुम मेरे शरीर को चिताग्नि दोगे, ना कि ये लोग अंग्रेजों के हाथों मेरा शरीर नहीं पड़ना चाहिए। झांसी की प्रसिद्ध तोप का नाम है घनगर्ज, रानी का तोपची था गुलाम गौस खां, और लक्ष्मीबाई के घोड़ों का नाम था पवन, बादल एवं सारंगी। लक्ष्मीबाई के जो अश्व हैं, पवन, बादल एवं सारंगी, जो प्रसिद्ध तोप थी उसका नाम है घनगर्ज। लक्ष्मीबाई का जो प्रसिद्ध तोपची था उसका नाम है गुलाम गोस खां। ये विशिष्ट तथ्य हैं जो आपके सामने मैं यहां पर प्रेजेंट कर रहा हूं। अब एक पत्र व्यवहार की हमें और जानकारी प्राप्त होती है। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने जुदेव सिंह को एक खत लिखा था, याद रखिएगा। तो नहीं, जुदेव रियासत के महाराजा मर्दन सिंह को खत लिखा था, इस बात को याद रखना, महाराजा मर्दन सिंह जुदेव को। और ये कहा था कि आप सैन्य सहायता करिए। तो लक्ष्मीबाई के द्वारा ईआईसी के विरुद्ध महाराजा मर्दन सिंह जुदेव को सैनिक सहायता के लिए जो खत लिखा गया था, उसका लब्बो लुआब इतना सा है कि हमें मिलकर अंग्रेजों को देश से बाहर निकाल देना चाहिए। अच्छा, एक बात और बड़ी प्रसिद्ध है कि अंग्रेजों के साथ लड़ाई के दौरान अंग्रेज ऑफिसर से लक्ष्मीबाई ने एक दूरबीन भी हासिल की थी, लूटी थी। उस दूरबीन को इन्होंने महाराजा मर्दन सिंह जुदेव को दान में दिया था। जो ये खत है और जो ये टेलीस्कोप है, दूरबीन है, ये ब्रिटिश म्यूजियम में रखा हुआ है। याद रखना, प्रश्न आ सकता है। ईआईसी के विरुद्ध लक्ष्मीबाई ने महाराजा मर्दन सिंह जुदेव को सैनिक सहयोग हेतु खत लिखा एवं अंग्रेजों से प्राप्त एक दूरबीन गिफ्ट की उपहार में दी। क्लियर है? दूरबीन, ये दोनों के दोनों इस समय, एक तो खत भी और एक ये दूरबीन भी, दोनों ही इस समय कहां पर संरक्षित है, याद रखना, ब्रिटिश म्यूजियम लंदन। ब्रिटिश म्यूजियम लंदन के अंदर दोनों ही चीजें वर्तमान में मौजूद है। 28 अप्रैल 1854 को ब्रिटिश अधिकारी मेजर एलिस ने झांसी का किला छोड़ने को मजबूर कर दिया लक्ष्मीबाई को, और मात्र 5,000 रुपए की पेंशन दी, और किले के पास में एक 3 मंजिला साधारण सी हवेली, जिसको रानी महल के नाम से जाना गया था, वहां रहने के लिए मजबूर किया। आगे देखिएगा, 28 ऑफ अप्रैल 1854, 28 अप्रैल
1854 को मेजर एलिस ने झांसी किला लक्ष्मीबाई से छीन लिया। याद रखना, लक्ष्मीबाई को 5,000 रुपए की पेंशन दी। अब सोचिए क्या इज्जत रखी होगी, मात्र केवल 5,000 रुपए की पेंशन प्रदान करी और लक्ष्मीबाई को झांसी किले के ही निकट 3 मंजिला एक साधारण सी हवेली, बिल्कुल साधारण सी हवेली, इसका नाम था रानी महल, वहां रहने को विवश किया लक्ष्मीबाई को। यदि भी लक्ष्मीबाई ने अपने साथियों को शपथ दी थी कि हम अपने हाथों अपनी आजाद शाही यानी कि अपने स्वतंत्र राज्य की स्वायत्तता की कब्र नहीं खोदेंगे, तो लक्ष्मीबाई ने ये शपथ ली थी अपने साथियों के समक्ष, हम अपने हाथों अपनी आजाद शाही यानी कि स्वतंत्रता की कब्र नहीं खोदेंगे। ये लक्ष्मीबाई की प्रसिद्ध शपथ है। बहरहाल जब बिल्कुल सब तरफ से सारे के सारे प्रयास असफल हो गए और ये कंफर्म हो गया कि ईआईसी के साथ टकराव की स्थिति हो गई है, तो लक्ष्मीबाई के अफगान रक्षक थे, खास तात्या टोपे के, जब नाना साहब कानपुर हार गए, कानपुर पर नियंत्रण स्थापित हो गया था ईआईसी का और नाना साहब को विवश कर दिया था या सुरक्षित एक मार्ग दे दिया था नेपाल के लिए, तब नाना साहब के जो प्रमुख सहयोगी थे तात्या टोपे, वो अपने मराठा और अफगान रक्षकों की सहायता से उन्होंने ग्वालियर के किले पर अधिकार कर लिया और सिंधिया को ग्वालियर छोड़कर भागने को विवश किया था। यद्यपि सिंधिया महाराजा ने पूरा प्रयास किया था कि लड़ाई लड़ी जाए झांसी की रानी के साथ, लेकिन चूंकि सिंधिया फौज के अधिकांश सैनिक देशभक्ति से ओतप्रोत होकर लक्ष्मीबाई से रानी से जाकर मिल गए थे, तो सिंधिया ने फिर आगरा जाकर अंग्रेजों की शरण ली थी। यानी कि जब गोद निषेध नीति के चलते, विले की डॉक्ट्रिन ऑफ फ्लैग्स के चलते, जब इनके बीच का वार्तालाप पूरी तौर पर कटु हो गया, पूरी तौर पर समाप्त हो गया और डलहौजी ने साफ मना कर दिया कि मैं आपके दत्तक पुत्र के अधिकार को नहीं मानूंगा, आपको आपकी झांसी नहीं दूंगा, चाहे जो भी हो जाए, फिर लक्ष्मीबाई ने, याद रखना, तात्या टोपे एवं अफगान रक्षकों के सहयोग से, याद रखिएगा, के सहयोग से रानी ने सिंधिया से याद रखना, सिंधिया से ग्वालियर किला छीन लिया। क्लियर है? सिंधिया से ग्वालियर किला छीन लिया। सिंधिया के कई सैनिक,
ये तथ्यों को याद रखना, क्योंकि ये तथ्य सुमेलित कीजिए, सत्य कथन चुनिए, असत्य कथन चुनिए, इन तमाम रूप में आपके सामने आ सकते हैं। तो 20,000 से अधिक फौजी, सिंधिया के कई सैनिक, आगे देख लीजिएगा, मोर देन 20,000, 20,000। एक जो साइन होता है ना, मैं वो बना देता हूं आपके सामने। एक मैथ का साइन होता है कि मोर देन 20,000 से अधिक ग्वालियर के जो सिंधिया सैनिक थे, सैनिक रानी से जा मिले, याद रखिएगा। तो सिंधिया ने पूरा प्रयास किया कि लड़ाई लड़े, लेकिन इस स्थिति में वो भी विवश हो गया, उसके सामने भी कोई चारा नहीं रहा, और फाइनली सिंधिया ग्वालियर छोड़कर याद रखना, आगरा में जाकर EIC से सैनिक सहायता हेतु जा मिला। सिंधिया को फाइनली लग गया कि अब पॉसिबल नहीं है, लक्ष्मीबाई पर नियंत्रण पाना मेरे बूते में नहीं है। फाइनली 3 अप्रैल 1858 को, अब आप इस बात को समझिएगा, हम अक्सर जो कई बार अनावश्यक बातें करते हैं, लक्ष्मीबाई के जो सहयोगी हैं वो अफगान हैं, मुस्लिम, मुंह बोला भाई आपका बांदा का नवाब अली बहादुर मुस्लिम, तोपची आपका गौस खां मुस्लिम हैं, और आपके सहयोगी में दलित लोग हैं, पूरण कोहली और उसकी पत्नी झलकारी बाई तो बिल्कुल रिजेम्बलेंस थी, हम शक्ल थी लक्ष्मीबाई की। इसके अलावा काशी और मंदरा भी इसकी सहयोगी थी। क्लियर? तो रानी का सहयोगी दलित दंपत्ति में कौन कौन है? दलित दंपति, पति पत्नी, याद रखना, पूरण कोहली तो इनकी सेना में किसी प्रमुख पद पर थे, और उनकी पत्नी झलकारी बाई ने फिर तलवार चलाना करना सीखा। झलकारी बाई क्योंकि बिल्कुल रानी की हम शक्ल थी, बिल्कुल रानी की हम शक्ल थी, इसलिए झलकारी बाई को रखा। इसके अलावा इनके सहयोगियों में, लक्ष्मीबाई की सहयोगियों में काशी एवं मंदरक नामक अन्य वीरांगनाओं का भी नाम हमारे सामने आता है। सिपह सालार था पूरण कोहली, और उसकी पत्नी क्या बोलते हैं इसको, अपने झलकारी बाई। लक्ष्मीबाई की जीवनी, मैंने कहा ना, वृंदावन लाल वर्मा जी का एक उपन्यास है झांसी की रानी, पढ़िएगा, रोंगटे खड़े करने वाले दृश्यों का उसमें जीवंत वर्णन हमें प्राप्त होता है। 2001 में झलकारी के नाम पर भारत सरकार ने डाक टिकट जारी किया था। दो 2001 में झलकारी बाई के नाम पर। और जब जून 1858 में यूरोज के साथ लड़ते हुए जब ये मारी गई थी, क्योंकि 3 अप्रैल 1858 को सर जनरल ह्यूरोज के नेतृत्व में अंग्रेजों ने झांसी पर पुनः अधिकार कर लिया था। रानी लक्ष्मीबाई जब ह्यूरोज से परास्त हो गई तो उसके बाद वो कालपी चली गई थी। कालपी में ही उनकी मुलाकात तात्या टोपे से हुई थी, और कालपी में रह के उन्होंने काफी कोशिश किया, लेकिन वो बात बैठ नहीं पाई। देखो मैं आपको घटनाक्रम बतला दूं। 3 अप्रैल 1858 को
जनरल ह्यूरोज वर्सेस रानी के मध्य युद्ध होता है। ह्यूरोज विजय होता है, रानी परास्त होती है। रानी यहाँ से पलायन करके कालपी चली जाती है। और फिर कालपी में याद रखना, तात्या टोपे के साथ मुलाकात होती है और नई ताकत आती है तात्या टोपे का सहयोग मिलने के पश्चात। क्लियर। फाइनली इनकी इनका इनका जो डेथ होता है लक्ष्मीबाई का, वो ग्वालियर युद्ध के दौरान इनकी मृत्यु होती है। बहरहाल मैं उम्मीद करता हूं यहां तक की बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आई है। एंटोनियो फ्रेजर की पुस्तक है द वॉरियर क्वीन, उसमें वो ह्यूरोज के साथ जो युद्ध होता है 18 जून 1858 को, उसका वर्णन करते हुए वो बहुत स्पष्ट तौर पर वर्णन करता है। 17 जून 1858 को, सॉरी, ये ग्वालियर किले के निकट लड़ते हुए मारी जाती है 17 जून 1858 को, कि ह्यूरोज के साथ युद्ध में एक तरफ का सर का पूरा हिस्सा कट गया था। याद रखिएगा किसका? लक्ष्मीबाई का। एंटोनियो फ्रेजर की पुस्तक है द वॉरियर क्वीन, और लगभग उसमें से जो खून निकला वो अंधी हो गई थी, लेकिन ये लिखता है कि पीठ पर बच्चा बंधा हुआ है, उसने अपने हाथ से अपने आधे चेहरे के हिस्से को पुनः लगाया और फिर मर्दाने की तरह उठ खड़ी हुई। तो 3 अप्रैल 1858 को ह्यूरोज और रानी के मध्य युद्ध होता है और सर जनरल ह्यूरोज का झांसी पर अधिकार हो जाता है। हमें उम्मीद करता हूं यहां तक की बात आप लोगों ने समझ ली है। इसके बाद 17 जून 1858 को ग्वालियर युद्ध होता है पुनः ह्यूरोज वर्सेज झांसी रानी लक्ष्मीबाई के मध्य। इस युद्ध में लक्ष्मीबाई शहीद हो जाती हैं और ह्यूरोज जो लड़ता है लक्ष्मीबाई के साथ, वो युद्ध स्थल में मृतक लक्ष्मीबाई को देखकर कहता है कि यहां सोए हुए तमाम नेताओं में, तमाम लोगों में एकमात्र मर्द लक्ष्मीबाई है। विंसेंट ऑर्थर स्मिथ ने रानी लक्ष्मीबाई को स्वतंत्रता संग्राम के तमाम नेताओं में सबसे कुशल एवं योग्य नेता माना है। क्लियर है? यहां तक आप लोगों ने देख लिया है। तो ह्यूरोज ने बाद में ये कथन कहा है, यहां सोए हुए सभी लोगों में एकमात्र मर्द, ये बात ह्यूरोज ने कहा है, इस बात को याद रखना, एकमात्र मर्द रानी लक्ष्मीबाई है। यह बात किसका कथन है? ह्यूरोज का। जबकि विंसेंट ऑर्थर स्मिथ का क्या कथन है? 1857 के गदर के तमाम भारतीय नेताओं में सर्वाधिक योग्य नेता लक्ष्मीबाई है। ये कथन है किसका? विंसेंट ऑर्थर स्मिथ का। एंटोनियो फ्रेजर के द्वारा उपन्यास लिखा गया है द वॉरियर क्वीन,
एंटोनियो फ्रेजर महत्वपूर्ण है। और आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि इनका इनका असल में अंगरक्षक भी कौन था। यह भी एक पठान, एक मुसलमान था, सरदार गुल मोहम्मद खान। रानी लक्ष्मीबाई का पठान अंगरक्षक सरदार गुल मोहम्मद खान। हमने पिछले सेशंस में देखा था ना कि एचिंसन ने कहा था कि इस मामले में हिंदू मुसलमानों को हिंदुओं से लड़ाना लगभग नामुमकिन। आप सोचिएगा, हिंदू नेता में भी स्त्री है लक्ष्मीबाई, और उसके सहयोगी, उसकी रक्षा करने वाले मुस्लिम्स हैं। ये तो बाद की राजनीति में इतना जहर घोला गया है कि वंदे मातरम जैसा गीत जिसकी फिजाओं की महक में मुस्लिम्स भी खुली सांस लिया करते थे और राष्ट्रीयता से ओतप्रोत होकर दांत खट्टे कर दिए थे अंग्रेजों के, उसको भी जहरीला शब्द बना दिए गए। बाद की राजनीति में, जिसको आप स्वतंत्रता आंदोलन कहते हो, उसी दौरान अदरवाइज हिंदू और मुसलमानों के बीच में अंतर करना भी लगभग नामुमकिन सा था। सुभद्रा कुमारी चौहान की एक प्रसिद्ध कविता है, चमक उठी सन 57 में, वह तलवार पुरानी थी, बुंदेलों हर बोलों के मुंह, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। और इसी प्रकार का झांसी की रानी नामक प्रसिद्ध उपन्यास वृंदावन लाल वर्मा का है। ये तमाम चीजें वो हैं जिन्हें हमें, लिख देता हूं मैं, कविता है खूब लड़ी मर्दानी। ये कविता है सुभद्रा कुमारी चौहान की। याद रखिए। और उपन्यास है वृंदावन लाल जी वर्मा का झांसी की रानी। ये नॉवेल है वृंदावन लाल वर्मा। मेरा पढ़ा हुआ है ये नॉवेल, और नो डाउट कालजयी उपन्यास है, बिल्कुल हम सामान्य व्यक्ति सोच भी नहीं सकते हैं। तो इस क्रांति का आरंभ झांसी में 5 जून या 4 जून 1857 को तब हुआ जब 12वीं इन्फेंट्री के हवलदार गुरुबख्श सिंह ने सरकारी खजाने पर अधिकार कर लिया था। 7 जून 1857 को, 2 दिन बाद, काले खान और मोहम्मद हुसैन ने, कहते हैं कि लगभग 67 अंग्रेजों को मारकर झांसी के किले पर अधिकार कर लिया था। बाद में 3 अप्रैल 1858 को सर जनरल ह्यूरोज के हाथों परास्त हुई लक्ष्मीबाई, कालपी निकल गई और झांसी के किले पर अधिकार हो गया ह्यूरोज का। 17 जून 1858 को पुनः ग्वालियर युद्ध के निकट लक्ष्मीबाई तात्या टोपे के साथ मिलकर युद्ध लड़ती हैं और ह्यूरोज के हाथों लड़ती हुई वो शहीद होती है। उससे पहले वो ग्वालियर किले को छीन लेती हैं सिंधिया से, और सिंधिया के 20,000 सैनिकों की आप निष्ठा देखिए, झांसी की रानी से आकर वो मिल जाते हैं। उम्मीद करता हूं कि आज के सत्र में मैंने आपको अवध और झांसी की जो महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान की है वो आपके लिए काफी परीक्षा उपयोगी सिद्ध हुई होगी, अच्छे से समझ में आया होगा। यदि आपको सत्र पसंद आया तो आप कमेंट अवश्य कीजिएगा। नेक्स्ट सेशन तक के लिए नमस्कार।